दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडेक मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में देश की राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आए जो आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव है और साथ ही जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उनको बड़े स्तर पर प्रभावित करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार उसको लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और कल मध्य प्रदेश के अंदर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और अपने जो पार्टी का एजेंडा लोगों के सामने रखा और लोगों से आह्वान किया कि वह फिर मध्य प्रदेश की जो जनता है वह बीजेपी पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करे। और साथ ही वहीं राहुल गांधी ने भी एक बड़े स्तर पर अपना कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में और साथ ही अन्य राज्यों में वह लगातार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में कल राहुल गांधी की मौजूदगी ने मतलब एक तरह से एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसको एकदम से गरमा दिया है। और दोनों बड़े नेताओं का एक साथ एक दिन में राज्यों में रहना यह दर्शाता है कि दोनों पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण है और कितने निर्णायक स्थिति में ये विधानसभा चुनाव उनके लिए हो सकते हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारी संवाद इंडेक मंच पर चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वह राजनीतिक दलों को किस तरह से प्रभावित करेंगे और उनके जो लोकसभा चुनाव की जो उनकी उम्मीद है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वह उसको किस कहां तक ले जाएंगे। इस चर्चा में आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ देश के बहुत ही प्रख्यात विख्यात पत्रकार आनंद वर्धन सिंह जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और लगातार आप उन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब के देखते रहते हैं। उनका जो विश्लेषण है राजनीति को लेकर बड़ा व्यापक और उनका सार्थक विश्लेषण होता है। और साथ ही नेहा शुक्ला जी चंडीगढ़ से इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वह भी लगातार राजनीतिक विषयों पर विभिन्न मंचों पर जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसका विश्लेषण करती हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे मैं नेहा जी से ही करता हूँ कि नेहा जी आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसकी जो परिदृश्य है आपको किस तरह ज्यादा दिखाई देता है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के मध्य इन राज्यों में सीधी टक्कर है, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में। हालांकि वहाँ जो केसीआर की जो पार्टी है उससे सीधा कांग्रेस का मुकाबला है और मिजोरम की साथ में चुनाव है वहां पर भी। ऐसे में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जो गणित है आपको किस तरफ ज्यादा दिखाई देता है? उसमें क्या आपको ऐसे मुद्दे लगते हैं जो दोनों पार्टियों को प्रभावित कर रहे हैं? नेहा शुक्ला जी। बहुत ही मैं स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि जो कास्ट सेंसस है ये मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। और जिस जोर शोर से नीतीश बाबू ने इसकी शुरुआत की थी और बिहार से ये शुरू भी हो गया है, इसको भाप लिया था अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कि ये राजनीतिक रूप से कहीं उनके लिए बहुत ही घातक ना साबित हो। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आम चुनाव 2024 की तरफ, ये साबित हो रहा है कि जो कास्ट सेंसस है ये बहुत बड़ा हथियार हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि उनके अब आप कल ही का भाषण देख लीजिए राहुल गांधी का, जब वो छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने मंच से कहा कि डेटा है इनके पास, नरेंद्र मोदी सरकार के पास, लेकिन ये पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, किस बात का डर है उन्हें। और फिर उन्होंने ये भी बात कही कि देखिए किसी भी जो है इंजर्ड पर्सन है उसको चोट लग जाती है तो कहते हैं कि एक्सरे करा लीजिए आप, तो चोट का पता नहीं लगेगा तो फिर एक इलाज कैसे होगा। तो समाज में जो ये असमानता बनी हुई है या फिर पिछले कुछ वर्षों में असमानता बहुत ज्यादा जो है व्यापक हो गई है कि अमीर अमीर हो गया है बहुत ज्यादा और गरीब जो है बहुत गरीब हो गया है। महंगाई जो है सिर्फ लोअर मिडिल क्लास और बीपीएल परिवारों को ही नहीं परेशान कर रहा है, बल्कि मुझे लगता है प्रशांत कौशिक जी यहाँ पे आनंद सर भी बैठे हुए हैं, शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि महंगाई किसी भी वर्ग को जो है परेशान नहीं कर पा रही है, ऐसी सच्चाई नहीं है, बल्कि हर वर्ग को ये परेशान कर रही है। अगर आपका बजट राशन ही लेने जाते थे, अगर आपका 3,000 का आता था और अब 5,000 का आ रहा है, तो आप ये देखिए ना कि कितना उछाल है। जो सिलेंडर आपको 500 रुपए से कम में भी मिलता था, अगर आप 200 रुपए कम करने के बाद 900 रुपए में ले रहे हैं, तो आप देखिए ना कितना बड़ा ये जो है एक डिफरेंस आ गया है। आप बेशक कह लीजिए कि ये ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल रीजंस की वजह से है, लेकिन ये ग्लोबल रीजंस तो मनमोहन सिंह सरकार के समय भी थे। तब तो आप कहते थे कि हम आएंगे सत्ता में तो हम ये कर देंगे, हम महंगाई से जो है आपको छुटकारा दिला देंगे। और कितनी आक्रामक होकर बीजेपी लोगों के बीच में जाती थी। लेकिन वही मुद्दे मुझे लगता है प्रशांत जी घूम फिर के कहता है ना कि जो है आपको भूत जो है बार बार परेशान करता है, वही भूत जो है दोबारा से महंगाई और बेरोजगारी बल्कि इसमें एड ऑन हो गई है प्रशांत जी। बेशक राजस्थान में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 वर्षों में गहलोत सरकार ने जो है युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया।
लेकिन अगर मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहूँ, कि भारत की तरफ से देखना चाहूँ कि भारत में युवाओं का क्या भविष्य है, आप तो अगर आप जो मीडिया सीधे-सीधे बायस रिपोर्ट दिखाता है, अगर आप उसको छोड़ के आप उस मीडिया के पास जाइए जो दोनों तरफ की तस्वीर रखता है, तब आपको पता चलेगा कि युवाओं का भविष्य किसने चौपट किया है। सरकारी पदों पर कितनी भर्तियां हुआ करती थी पहले, और अब जो सीमित हो गई हैं, बहुत लाखों की संख्या में बल्कि कंट्रोल हो गई हैं, उसको प्रधानमंत्री रोजगार मेला की तरह आयोजित करके और नियुक्ति पत्र बांटते हैं। क्या युवाओं को ये पता नहीं है? युवा तो पढ़े लिखे हैं, और यही वजह है प्रशांत जी की ये सारे मुद्दे जो है उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए अब ला दिया गया है लव जिहाद, लैंड जिहाद। अभी तो उत्तर प्रदेश से ही ये खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस ने ये एजेंडा सेट कर रहे हैं, और इसको जोड़ा जा रहा है कि संसद में विधुड़ी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया कि जो इंडिया अलायंस है ये हमारी पहचान पर ही जो है खत्म करना चाहते हैं, इसकी साजिश रच रहे हैं। मोहन भागवत ने, हालांकि उनका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने कई बार कई जगह पढ़ा है कि अखबारों में छपा है कि वो लव जिहाद और लैंड जिहाद, इसकी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे मुद्दे उल्टे पड़ रहे हैं, इसीलिए सनातन धर्म का जो राग है वो अलापा जा रहा है, और ये विधानसभा चुनाव में भी जो है ये उल्टा पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक लाकर नाम बदल दिया गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन इसमें वाकई में नारी शक्ति की वंदना कितनी की गई कि चलिए ठीक है, हम आपकी वंदना तो करते हैं, लेकिन आपको 5-6 साल वेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर 5-6 साल वेट ही करना पड़ता तो आप स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। आप आराम से जो है नवंबर में शीतकालीन सत्र में जो है इस बात की घोषणा कर देते, या फिर जो है विधेयक पारित कराने की कोशिश करते। आपको हड़बड़ी किस बात की है? विधानसभा चुनाव में जो कमजोरी है शायद उसकी हड़बड़ी है कि आपको शायद थोड़ा सा फायदा मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है प्रशांत जी कि अब ये जो चीजें हैं ना वो इतनी ज्यादा पुरानी हो गई है, ये बातें इतनी पुरानी हो गई है कि अब इसका असर नहीं होगा। पसमानदा मुसलमानों के पास को जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है संसद में पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को अलग अलग उपनाम से संबोधित कर देते हैं। उसके बाद जिस तरह से विधुड़ी जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी रही, या फिर बीजेपी के नेता जिस तरह से अब उनके बचाव में उतर आए हैं, तो मुझे तो लगता है कि अगर बचाव में उतर आए हैं तो आप सबूत पेश कीजिए ना मीडिया के पास, या फिर अलग अलग स्टेज पे। तो ये सबूत है विधुड़ी किस तरह से संसद के भीतर जो है एक समुदाय विशेष के प्रति बहुत ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बातें सब जो है प्रशांत जी, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत मजबूत होती दिख रही है। और ओबीसी का जो मुद्दा है, जो कि राहुल गांधी की काफी तारीफ भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जो है कमियां हैं इंडिया अलायंस में। जैसे कि जितना खुल के जो है क्रिटिसाइज करना चाहिए था विधुड़ी को, मुझे लगता है कि अलग अलग स्टेज से, या फिर एक अब जो होता है ना कि संयुक्त रूप से भी स्टेटमेंट देना शुरू कर देना चाहिए इंडिया अलायंस को। कुछ ऐसी जो कमेटी आप दिल्ली में जो बैठक हुई शरद पवार के घर पर, तो उसके आगे क्या हुआ, कुछ तो मीडिया में सामने आना चाहिए कि आप किस तरह से मिलजुल कर जो है स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या फिर जो भी आप फैसले ले रहे हैं बीजेपी को का मुकाबला करने के लिए, चाहे मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं या लोकसभा चुनाव की बात करूं। कुछ तो मीडिया में सार्वजनिक होना चाहिए कि आप मिलकर जो है वो किस तरह से, या लोगों का जो है सिलेक्शन कर रहे हैं कमेटी के लिए, या फिर सीट शेयरिंग चलिए बात की बात है, लेकिन कम से कम मीडिया में तो आप अपीयर होना शुरू करिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ज्वाइंट तरीके से अगर सामने आएंगे सत्ता पक्ष के खिलाफ, जो पूरा विपक्ष का जो अलायंस है इंडिया अलायंस, तो ज्यादा कहीं ना कहीं असरदार हो सकता है। मैं सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब मैं आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी, जैसे कल अगर हम देखें प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने लगातार पूरे भाषण के दौरान कम से कम 40-45 बार कांग्रेस का नाम लिया। मतलब पूरा भाषण कांग्रेस के ऊपर उनका केंद्रित रहता है। और साथ ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार अनेक वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका उन्होंने नाम भी नहीं लिया, और ना उनके कार्यों की, सरकार की, उनके कार्यों की कोई बात की। वह लगातार कांग्रेस की आलोचना करते रहे। और एक बात और उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। तो केवल अपने केंद्रित उन्होंने पूरी चुनावी जो भविष्य के जो चुनाव है मध्य प्रदेश को अपने तक केंद्रित कर दिया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो शिवराज सिंह चौहान ने काम है, उस पर उन्हें भरोसा नहीं रहा है? मैं प्रशांत जी, क्योंकि विषय थोड़ा आपने रखा था पांचों विधानसभा चुनाव, मैं उसको थोड़ा हाँ जी, पांचों को जोड़ हाँ, नहीं, मैं दीजिए। इसका दायरा थोड़ा बढ़ा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि
रिस्ट्रिक्टेड एक जगह रहेंगे तो वो रिपीटेशन है, सबने सुन लिया है। जी ये जी जो विधानसभा चुनाव 5 हो रहे हैं, इसका महत्व इसलिए है कि ये एक तरह से 2024 का जो हमारा आम चुनाव होने जा रहा है उसी की कंटिन्यूटी में है। क्योंकि वैसे क्या होता था कि जब स्टेट राज्य के चुनाव होते थे तो राष्ट्रीय मुद्दे बहुत हावी नहीं होते थे। ये हमने हिमाचल में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा कि कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं, लोकल मुद्दों पे ज्यादा लड़ रही थी। लेकिन जी जी चूंकि ये 5 चुनाव नवंबर दिसंबर में होने हैं और संभवतः मार्च में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी आम चुनाव की, तो एक कंटिन्यूटी है। उस कंटिन्यूटी में एक राष्ट्रीय मुद्दे कुछ ना कुछ इसमें हावी होंगे ही होंगे और उसका एजेंडा अभी से सेट होना शुरू हो गया है। जहां तक लोकल इश्यूज की बात है, वो छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से वो किसानों की बात या वो जो गोबर खरीदने की बात है, गौरक्षा की बात है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। राजस्थान के जो अशोक गहलोत साहब है, वो 500 रुपए में सिलेंडर और 100, वो अपनी अपनी चीजें की सब लोग व्याख्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो कुछ कुछ अपना कह रहे हैं कि भाई हम ये वादा करेंगे, और कांग्रेस इसलिए भी थोड़ा इस समय ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है क्योंकि उसने अपने वादे कम से कम हिमाचल और कर्नाटक में तुरंत पूरे करते हुए दिखे हैं। अब मैं आ जा रहा हूं इसके इसके परिप्रेक्ष्य में कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। जैसा नेहा जी ने कहा है कि जाति जनगणना एक बड़ा इशू है, उसको राहुल गांधी ने ठीक से पकड़ा है। और इसका इसका एक कारण यह है कि अगर ठीक से याद करिए तो 89 में जब मंडल कमीशन 89-90 में जब मंडल कमीशन आया, तो एक बड़ा कारण भारत की राजनीति से कांग्रेस के वोट का कम होना और वो मार्जिनलाइज होना, क्योंकि वो मंडल के अगेंस्ट खड़े हुए कहीं नजर आए थे। राजीव गांधी की वो एक फेमस स्पीच भी है जो संसद में जब उन्होंने मंडल के लिए वीपी सिंह से कहा था कि इसकी क्या जरूरत है और आप देश को बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको फिर से ठीक करने का, रिपेयर करने का है। राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि 2010 में ये हमारी गलती थी कि हम इसको जब महिला आरक्षण बिल का लाए थे तो उसमें ओबीसी को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था, उनके रिजर्वेशन को। तो ये तो एक जाति जनगणना मेरे हिसाब से एक बड़ा इशू है जिससे ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब तो चिपक गया है। दूसरा इशू अडानी है। नो, अडानी को अगर केवल आप इशू करिए तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं अडानी पे क्या बात हो सकती है। अडानी से ही महंगाई, अडानी से ही बेरोजगारी और अडानी से ही भ्रष्टाचार, ये तीन चीजें अडानी से ही कहीं ना कहीं आके मिलती हैं, क्योंकि वो सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। जब मोदी जी उर्जित पटेल को कहते हैं कि तुम धन के ऊपर बैठे हुए सांप हो, मतलब ये आरबीआई के गवर्नर को देश का प्रधानमंत्री ऑफिशियल मीटिंग में सांप बोल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितना डेस्परेशन होगा कि उनके वहां बैठे रहने से। हालांकि उर्जित पटेल भी कोई दूध के धुले नहीं थे, सारी दस्खत वो अभी बात नहीं होगी क्योंकि विषय बदल जाएगा। उर्जित पटेल को एक कहने के बाद, क्योंकि दिक्कत ये हो रही थी कि उस समय इनके जो इस सरकार के जो लोग थे, जो इनके अपने दोस्त मित्र थे, उनको उस समय कर्जा दिया जा रहा था। एक सेट पैटर्न था, कर्जा लो, कुछ पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में डालो और फिर फौर हो जाओ। ये सेट ट्रेंड था। तो वो उस समय ये भी था। उस समय बहुत सी चीजें अगर खोदी जाएंगी तो उर्जित पटेल का, आरबीआई का के गवर्नर का स्ट्रिक्ट होना और इनके जो दोस्त मित्र हैं उन उद्योगपतियों को थोड़ी दिक्कत होने में एक रिलेशनशिप है। मैं अभी उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और किसकी बात थी, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। अब तीसरी बात, जो एक बात हम लोग जब शो शुरू कर रहे थे उससे पहले हम लोग ऐसे ही अनौपचारिक बातचीत में था, एक बड़ा मुद्दा है जो देश को भी समझना चाहिए, हमको, आपको और सबको समझना चाहिए। और वो हो सकता है उससे वोट आज की तारीख में ना मिले, लेकिन अगर मोदी जी 2019 का इलेक्शन राष्ट्रीय मुद्दे को कहीं से कहीं ना उन्होंने कुरेदा था, लोगों को झकझोरा था कि भाई देखिए पुलवामा और बालाकोट किया है, तो उससे ये रिलेटेड है। आज विश्व में भारत का जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आ रही है। उसके कारण मैं बताता हूं। भारत आज किन्हीं भी कारणों से, भाई उसका सबसे बड़ा जो उसका राइवल है, मैं दुश्मन नहीं बोलूंगा, उसका राइवल बोलूंगा, वो चीन है। चीन आपके दरवाजे पे खड़ा है और चीन की दोस्ती आपके सारे अगल बगल के जो है उनसे आपसे ज्यादा वो है। जो कहते हैं ना पक्की वाली दोस्ती, पाकिस्तान से उसकी पुरानी पक्की वाली दोस्ती है। अब वो नेपाल भी उसका एक दोस्त हो गया है। नेपाल के जो गुरखाज हैं वो भारत की सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं, अब वो चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। ये मैं इसलिए विषयांतर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अपने में बड़े टॉपिक है।
दूसरा जो अभी आपने एक तमाशा किया, G20 आपने बहुत बड़ा किया और आपने कहा कि हम इससे विश्वगुरु हो गए हैं, हम लीड करेंगे, और उसके 4 दिन के अब तो सब जगह आ रहा है कि जब आप G20 कर रहे थे तो अमेरिका का प्रेसिडेंट आपसे कह रहा था कि तुम्हारे यहां से इंडियन एजेंट्स वहां पे हत्या किया, और इस बात को वो उठा रहा था। ये तो आज अब ये तो खुलेआम है, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको छापा है और उसने कहा है कि भाई आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था। और फिर आपने जिस तरह से कनाडा के साथ ट्रूडो का जो भी हो रहा हो, जिस तरह से आपने बर्ताव किया और जिस जिस नीजर के आपके रिएक्शंस आने लगे कि उन्होंने किया तो आपने यहां से फिर आपने वीसा बंद कर दिया। आपका वीसा कौन इंटरेस्टेड है? मुझसे किसी एक शो में किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसी तरह से है कि बिहार में बैठ के नीतीश कुमार कहेंगे मैं बंबई के किसी उद्योगपति को नहीं आने दूंगा बिहार में, या बंबई के आदमी, अरे तुम्हारे यहां कौन रहा है? अरे भाई महाराष्ट्र वाले कहें कि नहीं हम बिहारी यूपी वालों को नहीं आने देंगे, तो उसका कोई मतलब है? यूपी में हम बैठ के कहें नहीं हम बंबई के लोगों को नहीं आने देंगे, अरे तो बंबई का यहाँ कौन रहा है रोजी कमाने? तो उसी तरह से हिंदुस्तान अगर ये कहे कि अब कनाडा के लोगों का वीसा बंद कर दिए, ये कोई परिपक्व बात नहीं है। ये जो छोटे बच्चे जिस तरह से लड़ते हैं, और वो अभी तक आया है कि हमारी जो परिपक्वता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा, चीन की भी बात में कर लो। चीन के साथ आप जिस तरह से ढुलमुल नहीं, जिस तरह से आप बहुत ही कमजोरी अपनी बार बार दिखा रहे हैं, और वो बार बार दिखा रहे हैं। और एक ताजा उदाहरण देके मैं फिर इलेक्शन वाले मुद्दे पे आ जाऊंगा, क्योंकि लोगों को इलेक्शन ज्यादा मजा आता है सुनने में। चीन ने एशियाड हो रहा है, वहां गेम्स चल रहे हैं, आपके कंटिजेंट जो आपके अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको कहा है कि नहीं एक्रेडिटेशन हम नहीं देंगे, और आप उसको सिर्फ क्या उसका रिएक्शन आया है? अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम इससे बहुत गुस्से हुए हैं, और हम गुस्से होकर क्या कर रहे हैं, वो चीन घूमने नहीं जाएंगे। अनुराग ठाकुर चीन घूमने नहीं है, मैं उसको घूमना ही मान रहा हूं। अनुराग ठाकुर जाके वहां कौन सा पदक दिलाने लगते? घूमना घामना था, तो उन्होंने कहा मैं चीन घूमने नहीं जाऊंगा। आपके पास रिएक्शन होना चाहिए था कि हम अपना पूरा कंटिजेंट वापस बुला रहे हैं। अगर आप हमारे अरुणाचल प्रदेश को हमारा हिस्सा नहीं मानते, हम नहीं करेंगे। आपने ये सब नहीं किया, क्योंकि ये हम राष्ट्रीय सुरक्षा भी हमारी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही। अब आ जाइए मूल बात पे, जो 5 राज्यों के इलेक्शन है। मैं इस राउंड में उस राज्य की बात करूंगा जिस राज्य की बात नहीं की जाती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह की बात रोज रोज होती है। कुछ कुछ कभी कभी हम लोग तेलंगाना की भी बात कर लेते हैं। मैं उसको संक्षेप में कह दूं, बीजेपी के आज जितने कलह सामने दिख रहे हैं, रोज झगड़ा हो रहा है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि 3-3 जो सेंट्रल मंत्री हैं उनको विधानसभा का इलेक्शन का टिकट देके, अच्छा अब आज टिकट दे दिया गया है तो टेक्निकली जो भी पॉलिटिक्स का एबीसी भी जानता है, तो वो टेक्निकली फिर अपनी अब तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में आपके लोग एक्टिवेट हो। देश के राष्ट्रीय नेताओं को, जो आपके राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनको आपको मध्य प्रदेश में उतारना पड़ रहा है, क्योंकि आप इस समय बहुत वीक विकेट पे हैं। मैं एक राज्य की आज बात करना चाहूंगा जिसकी बात कम होती, वो है मिजोरम। मिजोरम की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि मिजोरम से लगा हुआ मणिपुर है, दोनों एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं। और ये जो आज मिजोरम की शायद 40 सीटों में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 35 या 36 या 39 सीटें, मैं तुरंत मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 35 से ऊपर है, ये पक्का है, आदिवासी सीटें हैं। वो पूरी तरह से एक आदिवासी राज्य है। उनकी अपनी हमदर्दी जो मणिपुर में हो रहा है, उसमें जो भी हुआ है उसमें एक पक्ष के साथ उनकी हमदर्दी है, क्योंकि उनका जिसको कहते हैं ना रोटी बोटी का वो है नाता है। उनका मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता दूं। बीजेपी हरदम कहती है ना कि हम नॉर्थ ईस्ट में सब जगह हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में सब जगह हैं। जरा असल में चक्कर क्या है कि ये इतने जोर जोर से झूठ और गलत बातों को कहते हैं कि दूसरा आदमी चुप हो जाता है। कांग्रेस के शायद उस तरह का मिजाज नहीं है, ये भी बात हो सकती है। हम लोग कई बार हम भी कांग्रेस को बहुत कोसते हैं, लेकिन शायद ये मिजाज की बात है। 2018 का जो आखिरी इलेक्शन हुआ था उसमें कुल मिजोरम में 40 सीटें हैं। एमएनएफ है वहां बीजेपी नहीं है। एमएनएफ ने 26 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, और बीजेपी की 1 सीट थी। ये याद रखिएगा, बीजेपी की 1 सीट थी। और ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जाता है कि बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार। मिजोरम में बीजेपी की सरकार नहीं है,
क्योंकि आप केंद्र में बैठे हैं और आप कान उमेटते हैं, तो अब भाई कोई भी कहेगा हाँ हाँ मैं वो एक पुराना व्यंग याद आ गया कि पाकिस्तान पुलिस के बारे में है कि जंगल गया तो वो ये हुआ कि भाई इसमें ढूंढो, इसमें बकरी खो गई है किसी साहब की, या हाथी खो गया, कुछ इस तरह का। तो जब निकाला बकरी को तो बकरी कह रही थी हाँ मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं, क्या करेगी? तो उसी तरह से केंद्र सरकार जब डंडा लेके खड़ी हुई है तो मिजोरम क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ भाई तुम्हारी बीजेपी सरकार। एक आदमी जीता था, एक आदमी। कांग्रेस जीते थे 5 एमएलए। लेकिन कहीं ये नैरेटिव है, कहीं नैरेटिव है कि वहां पे कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है। 2013 उसके पहले वाला, मैं इसलिए ये फिगर दे रहा हूं कि दर्शकों को भी पता रहे। 2013 में 40 में से 34 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार थी। 2008 में 40 में से 32 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार थी, और उसके 2003 में एमएनएफ की सरकार थी। वहां जो ऑपोजिशन और पक्ष है वो एमएनएफ और कांग्रेस है। ये बात मैं इसलिए लोग दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी 2013 में 0 सीट लड़े थे, 17, ऐसा नहीं कि लड़ नहीं रहे हैं। 2018 में 1, लेकिन सरकार किसकी? बीजेपी की। तो इस नैरेटिव को, ये जो है ना कि बीजेपी नहीं, बीजेपी है ही नहीं, हारेगी कहां? जब हारेगा तो तब जब कोई आप दौड़ने चलेंगे, आप बीजेपी रेसी में नहीं है, इनका कौन सा है? तो वो मेरे हिसाब से जो अभी बात है, मिजोरम तो इनके लिए है ही नहीं, तेलंगाना भी इनके लिए नहीं है। अब बीजेपी को अपनी जो एड़ी चोटी का जोर लगाना है वो इन 3 राज्यों में लगाना है। और मोदी जी वो बार बार कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन में मोदी जी 5 बार मध्य प्रदेश जा चुके हैं भाई, 5 बार। जो मैं इसको मैं विथ अथॉरिटी बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति ने वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई थी, उसका नाम है सुधांशु मणि, आईसीएफ का वो जनरल मैनेजर था मद्रास में, मेरा क्लास फेलो है। उस ट्रेन का नाम था T18, 2 साल में डिलीवर करके दिया था उसने। 100 करोड़, जिसको 300 करोड़ इन लोग चाहते थे, कुछ रेलवे के बड़े मंत्री जी लोग, कि इसको 300 करोड़ में बनाओ, उसने 100 करोड़ के अंदर बना के दिया था, इसलिए गुस्सा हो गए थे। उसका कहना है 26 रेक हैं, टोटल 26 रेक हैं, 52 ऑलरेडी चल रही हैं, 9 कल, और ये वो रैक को तोड़े 16 को 8-8 कर दे रहे हैं। अब शायद चूंकि वो जो पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, हर डिब्बा अपने आप चल सकता है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो 75 का टारगेट रखना, एक डिब्बे की ट्रेन बना देंगे। इससे भी आपके लिए अचंभा नहीं होना चाहिए। आज तो आधे की कर ही दिए, और ये तब है जब एक अप और एक डाउन की, नॉर्मली एक ट्रेन के 2 रैक होते हैं, तब वो एक ट्रेन मानी जाती है। एक अप ट्रेन होती है, एक डाउन ट्रेन होती है। ये 26 में अगर उस तरह से काउंट करिए तो मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, लेकिन अब देश ताली बजा रहा है। तो अभी जो मुझे लगता है कि बीजेपी के इज ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, वो ढलान पे है, बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है, और मोदी जी उसमें इजाफा रोज जाके कुछ ना कुछ कर दे रहे हैं। जिस तरह से वो व्यवस्थित ढंग से भाषण नहीं दे रहे हैं, गाली देने से अब लोगों को गाली नहीं पसंद है। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल दिन आ रहे हैं, और वो रोज मोदी जी की भाषा से भी दिखाई दे रहा है। जी 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 जी, आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह से बीजेपी के लिए चुनौती लगातार बढ़ रही है। और जब मिजोरम का एग्जाम्पल दिया आपने, और साथ ही अन्य जो विषयों पे एग्जाम्पल दिए, उससे लगता है वास्तव में जो आप मतलब जो चुनौतियां बीजेपी के लिए लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी में डाल रही है। मैं सुनील शुक्ला जी के पास हूँ। सुनील जी, आपको क्या लगता है पूरे देश की राजनीति के परिदृश्य की अगर बात करें, जब 5 राज्य के विधानसभा चुनाव लगातार इस समय चर्चाओं में है, मतलब जैसे मुद्दों की बात हुई, जाति का जनगणना है, महिला आरक्षण विधेयक है, ये जो मुद्दे हैं, ये ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में जाति का जनगणना का मुद्दा अपनी जगह बना चुका है, और साथ ही ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी अपनी जगह बना चुका है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब में ओबीसी का बड़ा एक राजनीतिक रूप से बड़ा इनकी महत्ता है। आपको क्या लगता है पूरे परिदृश्य के अनुसार इन मुद्दों की मतलब कहां तक आप देखते हैं कि कितना गंभीर असर पैदा कर सकते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। एक तो विलंब से आने के लिए मैं सभी से क्षमा याचना अरे नहीं करता हूं। जी जी। और आपने कहा कि बीजेपी के सामने चुनौती है। मेघालय में तो आनंद जी ने बता दिया, कोई आप है ही नहीं, तो चुनौती किस बात की? वहां तो आप है ही नहीं है, तो वहां तो कोई चुनौती नहीं है। तेलंगाना में आप है नहीं, वहां कोई चुनौती नहीं है। अब आप आ जाइए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप मुझे बता दिए कि छत्तीसगढ़ में कौन है, कौन बीजेपी का नेता है, किसके नेतृत्व में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में की चर्चा आपने खुद कर दी कि प्रधानमंत्री जी अपने 45 मिनट के भाषण में अपना यशोगान किया और बीजेपी का यशोगान किया।
3 बार का मुख्यमंत्री उनके बगल में खड़ा था, उसका नाम तक नहीं दिया उन्होंने। टिकट भी उनको देंगे कि नहीं देंगे ये भी तय नहीं है। अब आप सोचिए वहां किसके बूते चुनाव लड़ रहे हैं, किसको आप आगे कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप, ये तो स्थिति हो गई ना कि आप मैंने चुनाव में आप हैं क्या। राजस्थान आप चले जाइए, राजस्थान में 2 बार की मुख्यमंत्री, 5 बार की एमपी वसुंधरा राजे आपके बगल में बैठी है, हमको देखते तक नहीं है, उनसे बात भी नहीं करती आप। अकेली नेता इस भारतीय जनता पार्टी की हैं जिनका पैन राजस्थान असर है, पैन राजस्थान असर है, इससे कोई बहस नहीं कर सकता। एक नेता नहीं है जो अपनी कंस्टिट्यूंसी के बाहर निकल जाए। किसी का नाम ले लीजिए, चाहे पुनिया साहब का नाम लीजिए, चाहे राठौर साहब का नाम लीजिए, चाहे शेखावत साहब का नाम ले लीजिए, किसी साहब का नाम ले लीजिए, सब साहब लोग अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में है। मेघवाल साहब पर जी, मेघवाल साहब आप सुन ही रहे हैं कि मेघवाल के दूसरे जो किशोर मेघवाल किस तरह का आरोप लगाया उन्होंने, भ्रष्टाचार किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हुए हैं, और बीकानेर के बाहर कितनी उनकी ताकत है आप किसी भाजपाई से पूछ लीजिए। सवाल है ना कि आप अगर 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 अपनी पार्टी की ताकत को ही आप पहचानने की स्थिति में नहीं है, या उस ताकत के साथ आप चुनाव मैदान में जाने की स्थिति में आप नहीं है, तो फिर किस बात की आप चुनौती तो खुद अपने ओढ़ लिया है कि मुझे सत्ता में नहीं आना है, मुझे आप वोट मत दीजिए। आपको ये बताना पड़ेगा। जो सवाल आप बार बार लोकसभा चुनाव के लिए करते हैं कि इंडिया दल समूह में आपका नेता कौन है, तो यह क्या मतलब वहां सवाल पैदा होगा कि नेता कौन है, यहाँ सवाल नहीं पैदा होगा नेता कौन है। ये कौन से गणित का सवाल है कि आप जब पूछेंगे तो 2+2 4 होगा, और जब मैं पूछूंगा तो कहेंगे 2+2 5 होगा, या आप मुझसे पूछेंगे कि गलत सवाल पूछ रहे हैं आप, ये तो गणित का सवाल ही नहीं है। प्रश्न है ना कि आप कहीं भी अगर क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता को बनाए रखने की किसी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। शिवराज सिंह चौहान एक पॉपुलर नेता है, वह वही कोशिश कर रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों, नीतियों का, इनका उनका प्रचार करके, घोषणाएं करके उन लोगों के बीच में बने रहने का प्रयास करें। उसका उल्लेख नहीं करते आप, उनका आप नेता ग्रुप में घोषित करने के लिए आप तैयार नहीं, नाम तक नहीं लेते हैं। फिर आप कहां से लड़ाई में रह गए। 2015 का ही चुनाव आप याद कर लीजिए, 2015 में जनादेश आगे पक्ष में नहीं था, बीजेपी को लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। ये तो तोड़फोड़ की सरकार है आपकी, जो हाथी के खोज में बकरी पकड़ ली गई थी, आनंद जी ने जो बताया था वही स्थिति बना दिया आपने, और बकरी को हाथी हाथी बताते बताते आपने सत्ता भी चला लिया। उसमें भी जनादेश आपको नहीं मिला था। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात कर लीजिए आप, कि कांग्रेस में आज क्या, कांग्रेस में कोई आंतरिक संघर्ष की बात आपको मध्य प्रदेश सुनाई पड़ती है किसी नेता से? कोई नाराज होगा, कुछ खुश होगा, लेकिन सब पार्टी के अंदर हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों की बात करती थी कि साहब इन्होंने पहला कहा कि वंशवाद मेरे के खिलाफ हम हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस होगा, और भाई भतीजावाद के खिलाफ हम रहेंगे। तो वंशवाद की स्थिति क्या? आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय आपके उम्मीदवार घोषित कर दिया आपने, आप ये नहीं बता रहे कि उनके पुत्र को आप टिकट देंगे कि नहीं देंगे। वो भी तो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? आपने कहा कि आप प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाएंगे, प्रहलाद पटेल के भतीजे ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं, उनके लिए मारामारी चली हुई थी कि उनको मंत्रिमंडल में आप शामिल कीजिए, उनको आप टिकट देंगे कि नहीं देंगे, उनके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं। तो ये जो आपका वंशवाद था, उसके आपने कल खुद खोल दी। क्या करेंगे आप? आपके पास न नेतृत्व है, न संगठन है, और न आप स्थानीय नेताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार है। राजस्थान की स्थिति यह है कि राजस्थान में आज आप कल तक ये कहा, बस ये सोचिए ना कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है कि हम लड़ाई में, वो दावा नहीं कर रहा है कि हम जीत रहे हैं, और यह एक अकेला बयान इस नेतृत्व को कितना विश्वसनीय बना देता है। राजस्थान में आप किससे बात कीजिए, सारे आदमी कहेगा कि कांग्रेस हार नहीं रही है, भले ना कहेंगे जीत रही, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि हार नहीं, मतलब हार नहीं रही है, ये बात कही जा रही है, और लड़ाई में है, मजबूती के साथ लड़ाई में है। अपने महंगाई राहत शिविर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग 90 लाख लोगों से संपर्क किया है। ये छोटी मोटी संख्या नहीं होती राजस्थान जैसे जिले में, उस राहत शिविर के माध्यम से, और उस राहत शिविर में 90 लाख लोगों को कोई ना कोई कार्ड जरूर बना है वहां।
अब जिन कार्यक्रमों और नीतियों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आप उसकी बात करेंगे कि आप जो भावनात्मक बात करते हैं उसकी बात करेंगे? अगर 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है राजस्थान की सरकार, तो वह लोगों को अपील करेगी कि नहीं करेगी? क्या राजस्थान की अगर एक दो दो दो, दो दृष्टिकोण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने 900 रुपए का सिलेंडर सस्ता है, एक आपका दृष्टिकोण है। एक दूसरी सरकार है जो कह रही है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आप अपने से पूछ लीजिए कि लोग किसको स्वीकार करेंगे, किस सरकार को जनोन्मुखी मानेंगे, जनता के हित में मानेंगे, आम आदमी से जुड़ा हुआ, आम आदमी से जुड़ी हुई सरकार बनेगी। उस सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य का आपका अधिकार होगा, और इसमें यह नहीं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा। राजस्थान का जो भी नागरिक है उसको अधिकार प्राप्त है, वो किसी वर्ग का, श्रेणी का, जाति का, वर्ग का, कहीं का भी आता हो। ये बात क्यों नहीं लोगों को अपील करेगी? वो ये कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे और रोजगार आपका अधिकार होगा, चाहे शहर में हो चाहे देहात में रहते हो, सुनिश्चित करेंगे इसको। तो आप आयुष्मान भारत में आप 10 लाख रुपए का राहत देते हैं, वो करेंगे हम 25 लाख रुपए का देंगे, 15 लाख रुपए का देंगे, हर आदमी को देंगे। कौन अपील, जनता को अपील क्या करेगा? आप ये बातें जो भावनात्मक है, हवा हवाई हैं, या ये बातें जो सीधे उनको लाभ पहुंचा रही हैं? तो आप चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में अगर वहां की सरकार ये कहती है कि जो धान उत्पादन होता है उसका अधिकतम हम खरीदते हैं एमएसपी के रेट पर, वो ये नहीं बताते हैं कि हम कितना रुपया दे दिया आपने। वो कहते हैं कि अगर आपने 100 क्विंटल धान पैदा किया तो अधिकतम जितना आप बेच सकते हैं बेच दीजिए, हम खरीद लेंगे। किसान का गोबर भी हम खरीद लेंगे, आप हमको बेचिए, पैसे ले जाइए। सशक्तिकरण जो होता है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की जो गतिविधियां होती हैं, आम आदमी हमेशा उससे प्रभावित होता है और उसको अपील करती है। और अगर यह कार्यक्रम लगातार वो सरकार चलाती चली आ रही है तो उसके सामने कौन सी चुनौती होगी? कैसे आप उसके खिलाफ माहौल बना लेंगे? और दूसरी तरफ पूरे 5 साल में एक बार भी कोई आंदोलन, कोई एंट्री राजनीतिक माहौल बनाने में विफल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। और किसी भी नेता की तुलना में भूपेश बघेल एक नेता के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आपके पास तीनों राज्यों में कोई लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसके सामने चाहे राजस्थान चाहे छत्तीसगढ़ जहां उनकी सरकार है, अशोक गहलोत भी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है आज की तारीख में, जनता के समर्थन के नेता माने जाते हैं वो, और आगे पास कुछ नहीं है। कैसे आप लड़ लेंगे चुनाव? अपनी चुनौतियां तो आपने खुद खड़ी की है ना, और आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, आप सरकार में रह के विपक्ष की आलोचना थोड़े करने का आपको हक है, और आपको कोई सुनेगा। आप 2003 से वहां सरकार में हैं मध्य प्रदेश में, आप बताइए कि हमने किया क्या? आप ये क्यों बता रहे हैं कि कांग्रेसी अर्बन नक्सल को प्रमोट कर रही है, आउटसोर्सिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है? वहां लोग जानते हैं क्या कांग्रेस क्या कर रही है? आपको ये बताना है कि हमारी सरकार ने ये किया है जनता के हित में, हमारे ये काम इतने अधूरे पड़े हैं, हमको आप सत्ता में लाइए, हम ये काम पूरा करेंगे। वो तो बात ही नहीं करते आप, ना अपनी योजनाओं की बात करते हैं, ना अपनी राज्य सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, विपक्ष की आलोचना करते हैं। वहां सरकार, विपक्ष की आलोचना सरकार थोड़ा करती है, विपक्ष सरकार की आलोचना करता है, और सरकार अपनी उपलब्धियों को बताती है और ये बताती है कि हम आगे ये काम करेंगे। वो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, ना मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, ना छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। आप केवल आप विपक्षियों के, अपने विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन आपकी बात मान लेगा? हमारी शिकायत करके आप बड़े थोड़े हो जाएंगे, आपको अपनी ताकत बतानी पड़ेगी कि हम क्या हैं, आप जनता को प्रभावित कर सकते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है, अपने संगठन को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, अपने निराशा को लेकर के, अपने नेतृत्व की कमी को लेकर के, आपसी संघर्षों के कारण। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने आप को एक संगठित पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया लोगों के सामने। क्या राजस्थान में अब सुनाई पड़ता है क्या कि वहां पायलट साहब, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत में कितने विवाद है? विवाद खत्म हो गए, आपके विवाद सामने आ गए। एक मजबूत नेता जिसने भरत शेखावत जैसे मजबूत नेता के समकक्ष पार्टी को खड़ा किया, आगे लाकर के लाओ और अपने बूते सरकार बनाई, आप सुनने के लिए नहीं तैयार है जो आपके पक्ष। और यह अनुभव आपको हो चुका है कर्नाटक में,
येदियुरप्पा की अवहेलना ने कांग्रेस को आपको कहां पहुंचा दिया? कर्नाटक में आपके सामने है, बीजेपी को। बावजूद इसके नहीं आप मानने के लिए तैयार है। ये आपकी अपनी राजनीति है, लेकिन जनता तो देख ही रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने कोई चुनौती प्रस्तुत करने की स्थिति में दिखती नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई इस हालात नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। और जो आप माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं G20 के नाम पर, विदेश नीति के आधार पर इलेक्शन नहीं होते कि कोई जो सरकार हारती है उस किसी की सरकार की विदेश नीति असफल नहीं। आपको तो बहुत से शैलेदार हो गई, कनाडा से संबंध खराब रहे आपके, ये स्थिति आ जाएगी कर्नाटक का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर के भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगाने लगे, ये नौबत आ जाए। ये तो नहीं होनी चाहिए। जबकि उस चर्चा को आप शिखर स्तर की वार्ता में, मानी 1-to-1 की बातचीत में बात हो चुकी है, तो आप अगर अपने जिससे अच्छे संबंध आपके हैं, आप उन 10 देशों में शामिल हैं जिनसे सबसे अच्छा व्यापार चलता है कनाडा का। 4 पूरी जनसंख्या के 4% भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं। 3 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं भारत के, वहां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। ऐसे देश के सामने आपके संवाद का स्तर यह है कि प्रधानमंत्री वहां का आरोप, मैं उस आरोप को गंभीर नहीं मानता। मैं कहता हूं कि ट्रूडो को इस तरह की बात करने के पहले साक्ष्य देने चाहिए, दुनिया के सामने साक्ष्य देने चाहिए। वो खुद कहते हैं कि मेरे सामने महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, महत्वपूर्ण मेरे पास साक्ष्य नहीं है। बावजूद इसके अगर ये स्थिति आ जाए तो हमको आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत वियतनाम में जाके कहता है कि हमने स्वतंत्रता, लोकतंत्र, प्रेस की आजादी के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री से बात किया, तो आपको सोचना पड़ेगा कि G20 में क्या हुआ, G20 में भारत को हासिल क्या हुई, आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपका जो कंस्टिट्यूएंसी है, इसको मान लेते कि बड़ा भारी आपने बहुत बड़ा आयोजन किया। मैं भी गर्व करता हूं कि इतना बड़ा आयोजन किया, लेकिन ऐसा नहीं कि देश में पहली बार हुआ। इससे बड़े नेता, इससे बड़ी संख्या में नेता भारत में आ चुके हैं और उतने शानदार तरीके से हम लोगों ने आयोजन किया। तो उस आधार पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक नीतियां आपके सामने है, सबके सामने है, हर आदमी महसूस कर। आप कहते भले कुछ भी रहे कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, हमारी स्थिति यह है कि जीवन दुर्भर है लोगों का, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, महंगाई चरम पर, उसकी बात नहीं करते आप। तो जो लोग महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर आपका निर्णय करेगा ना, आकलन करेंगे कि आप कैसे हैं। तो जो विधानसभा चुनावों की स्थिति है, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वो, और बड़े संगठित तरीके से चुनाव लड़ी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम अपना ज्योतिषी है न कुछ है, लेकिन जो माहौल दिखता है उसमें कांग्रेस अपने आप को बड़े मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया। जी आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी से सुनील जी ने बड़े गंभीर बात उठाई कि जैसे जो प्रादेशिक नेतृत्व अगर बीजेपी का, उसकी अगर बात करें से येदियुरप्पा को कमजोर किया कर्नाटक में, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। इसी प्रकार हम देखें विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वसुंधरा राजे की बात करें राजस्थान में, या शिवराज सिंह चौहान की बात करें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बात करें, तो लगातार काफी समय से लगातार जो बड़े क्षत्रपैन क्षेत्रीय विभिन्न राज्यों में, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कमतर दिखाने की कोशिश बीजेपी को, जब भारी पड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, उन्होंने अपने राज्यों में जो नेताओं के आपसी मनमुटाव थे या आपस के जो उनके अहम के टकराव थे, उसको कहीं ना कहीं सुलटा लिया है। तो ऐसे में जो कांग्रेस का जो पक्ष है बीजेपी से ज्यादा बेहतर दिखाई देता है इन चुनावों में। प्रशांत जी, एक तो मैं पहले जरा सुनील जी आपकी एक बात को बता दूं, मैं अपने को मध्यम वर्गीय आय का मानता हूं और शायद थोड़ा ऊपर वाला। मतलब मुझे आज जीवन के जिस जगह हम लोग खड़े हैं उस जगह आज अपनी जो जरूरतें वो सीमित होती हो गई हैं। बच्चों की पढ़ाई का एक तो सबसे बड़ा, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो युवा थे तो भाई बच्चों की पढ़ाई एक बहुत बड़ा कारण रहता था, वो सबसे आप निवृत्त हैं, बच्चों की शादी हो गई इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं, महंगाई की मार का ये असर है कि पहले गाड़ी में आते थे, अब गाड़ी वो वाली आते हैं जिसका जो मुझे देती है 24-25 किलोमीटर। एक गाड़ी बड़ी है जिसमें, क्योंकि वो 12 किलोमीटर देती है तो उससे नहीं चलता हूँ 24-25 किलोमीटर वाली से थोड़ी छोटी गाड़ी है। एक बार में ही सारा तय हो जाता है कि यहां से निकलेंगे ऐसे 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 घूम के फिर आ जाएंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की मार हमको और आपको भी कहीं ना कहीं हमारी जेब पे वो चुभती है। तो सही मतलब मेरा सिर्फ कहना यह है कि मुझे मार 3-4 साल पहले मैं नहीं सोचता था, तो आज की तारीख में सोचना पड़ता है कि भाई ये पेट्रोल इतना है, वो इतनी महंगाई की मार तो हम सबको, हम और आप झेल ही रहे हैं। दूसरा, मैं कनाडा वाली बात पे भी मैं थोड़ा सा सुनील जी आपसे, देखिए आपको ये पूरा देखना होगा कि ट्रूडो जाके वहां एकदम से क्यों किए।
अब तो साफ साफ आ रहा है कि जब ये वाली इंटेल, जो ये इंटेलिजेंस थी निज्जर वाली, ये यूएस ने कनाडा को पास ऑन की थी 2-3 महीना पहले, G20 से पहले। ये भी अब फाइनेंशियल टाइम्स सब कह रहे हैं कि जब यहाँ पे G20 की बैठक हुई तो उस समय बाइडेन के अलावा भी और देशों के कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मोदी जी से बात उठाई। ट्रूडो जी यहाँ 5 दिन रहे। नॉर्मली अगर वो एक्स्ट्रा रह रहे थे क्योंकि उनका जहाज खराब था, तो वो तो वापस उनको आपको ऐसा आतिथ्य करके और ऐसी बातचीत करके भेजना चाहिए था कि वो मतलब वहां जाके आपके गुण गा रहा होता, वो आपके कुछ एक्स्ट्रा वीसा दे रहा होता, वो आपको और रिलैक्स कर रहा होता, आपसे ट्रेड बढ़ा रहा होता। वो जब वापस गए, मैं और इसलिए इस जानकारी को, कि ये जानकारी पब्लिक क्षेत्र में, जब वो लीला के जिस लीला होटल में रुके थे, वहां पे जो कक्ष आपने उनको दिया था वो उस कक्ष में नहीं रुके रात में, क्योंकि आपके ऊपर उनको विश्वास नहीं था कि वो आप क्या क्या वहां बक किए होंगे। वो एक नॉर्मल कमरे में जाके सोए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये, और आपने उनको, जैसा अब सब जगह है, आप उनसे एक इस तरह का वक्तव्य चाहते थे जिसमें वो यहाँ पे जो खालिस्तान और ये सब बातें उस पर बात करें, और जो उनकी अपनी इंटरनल है, जिसको उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमारे देश में कानून है, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो हमारे यहाँ मैकेनिज्म है, हम उसकी वी टेक केयर ऑफ इट। आप इस पे गुस्सा हो गए, आपने उनको 2 दिन यहाँ कोई मिलने में, मतलब उनको जिस तरह से आपने ट्रीट किया, तो ये उनका रिएक्शन है। आज ट्रूडो सब कुछ गलत हो, मैं मानो ठीक है, पूरी तरह से गलत है, लेकिन पूरा G7, पूरा G20, पूरा नाटो, पूरे गोरे उनके साथ खड़े हैं ना, आपके साथ तो कोई नहीं खड़ा है। तो मतलब मैं इसको इस बात से कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिकली भी आपने ये एक ऐसा काम कर दिया है जिससे आपको, मतलब आप उसमें केवल हानि ही है, आपकी फायदा तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। अब मैं थोड़ा इस पे आ जाऊं कि दो तीन चीजें हुई हैं, क्योंकि सुनील जी ने सारा कवर कर दिया, उसमें कुछ ऐड करने को है नहीं, वही जो ग्राउंड रियलिटी वो यही है। मैं लेकिन इंडिया और एनडीए की बात थोड़ी सी कर लूं। एक फायदा ये हुआ है कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, वो उसके यहां अब तालमेल दिखने लगा है, उसकी आपसी कलह कम हो गई है, उसके स्टेटमेंट एक दूसरे के, हो सकता है कि आप जैसे कह रहे थे कि भाई अभी उनको बहुत तालमेल हो रहे, लेकिन आपसी कलह तो कम हो गई, वो साफ साफ दिख रही है। अब स्टेटमेंट एक दूसरे के प्रति, वो उनके अगेंस्ट, वो उनके अगेंस्ट। अगर कल नीतीश जी दीनदयाल उपाध्याय की उसमें जा रहे हैं तेजस्वी को लेके, तो अभी अगर पुराना जमाना होता तो लोग 20 अब तक बता चुके होते कि ये तो बिक गई, ये तो चलेगा, ये तो जा, उस पर रोक लगी है। एक चीज हम लोगों ने देखी कि राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दिन उठे अभी स्पेशल सेशन में, तो सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया संजय सिंह और राघव चड्ढा की सदस्यता की बात की उन्होंने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सांकेतिक है, लेकिन इंडिया का जो विपक्षी गठबंधन, मैंने आज सुबह का स्टेटमेंट आज के पेपर में पढ़ा, राम गोपाल यादव, जिनका ना मिजोरम से कोई लेना देना ना, वो कह रहे हैं नहीं इंडिया जीतेगा। घोसी में जीते तो पहला स्टेटमेंट अखिलेश यादव का आया कि इंडिया की जीत है। तो वो एक इंडिया में आपसी तालमेल, आपसी समझ बन गई है, कलह नहीं दिख रहा है इस समय। अब वो ठीक है, सीटों की बात है, राहुल गांधी ने भी कहा, सभी कह रहे हैं भाई छोटी मोटी कहीं होगी सीटों की, ठीक है, वो देखा जाएगा उस समय। लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है, एआईएडीएमके आपसे पीछा छुड़ा के भाग गया है आपके तमिलनाडु के अध्यक्ष के व्यवहार की वजह से, जिस तरह की वो भाषा यूज करते हैं। और आज आप तमिलनाडु में, अब आप जहां खड़े थे उससे 20 साल पीछे खड़े हैं बीजेपी वाले। बीजेपी को लगता था कि हम ये कर रहे हैं, आप पीछे हो गए हैं। आपका दूसरा साथी शिरोमणि अकाली दल, वो आपसे बांह छुड़ा के भाग गया है, क्योंकि अब आपको पंजाब में जो 2 सीट मिली थी, आपको जमानत बचाना इस बार मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा सिख समुदाय है, आपने जिस तरह का अभी हरकत करे, सारे सिख, वो है ना कि सारे मुसलमान जो है पाकिस्तानी है और सारे सिख जो है वो खालिस्तानी है। इस तरह का नैरेटिव जो बीजेपी के नेता चलाते हैं, जो चाहे वो निशिकांत दुबे हो चाहे कोई हो, उस नैरेटिव का खामियाजा आपको दिखेगा। आपके 2 इंपॉर्टेंट एआईडीएमके और शिरोमणि अकाली दल अलग दिख रहे हैं। अब आपने क्या तैयार किया है, संजय निषाद तेलंगाना में जाके 24 निषादों को लड़ाएंगे। संजय निषाद खुद गोरखपुर से तो हार गए थे। अगर बीजेपी के रहमो करम पे ना हो तो अपनी सीट संजय निषाद पंचायत उसका चुनाव, जिला पंचायत के मेंबरी का चुनाव हारे हुए हैं। अब अगर बीजेपी और ये लोग ना खड़े हो पीछे तो अपना कहां से जीतेंगे, ये जाके तेलंगाना में वो करेंगे। तो वो एक आप माहौल भले अपना बना लीजिए कि कहीं आप डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन लार्जर रूप में
एनडीए और इंडिया का जब जब मेन 2024 की बात आएगी, तब तक मुझे लगता है कि ये थोड़े बहुत और जो जो समस्याएं हैं कि भाई ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, उस पर भी काफी कुछ मामला ठीक हो चुका होगा। और अंतिम बात कह के मैं खत्म करूंगा, एक जो सबसे बड़ा, एक तो राहुल गांधी आ ही गए हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके अलावा एक तुरुप का इक्का जो इंडिया के पास है और कांग्रेस के पास है, वो खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज से 8 महीना पहले हम लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन आज 8 महीने बाद हिंदुस्तान की राजनीति में 2024 में वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे और उनका एक अपनी कंस्टिट्यूंसी बन चुकी है। वो कितनी प्रभावी होगी, उसमें 2 वोट मिलेंगे कि 2 लाख वोट मिलेंगे कि 2 करोड़ वोट मिलेंगे, वो असेसमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो प्रभावशाली हैं, उनकी बात लोग सुन रहे हैं और उनकी अपनी एक कंस्टिट्यूंसी भी बन गई। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं न कहीं जो विपक्षी राजनीति है उसके केंद्र बिंदु मतलब बनते दिखाई देते हैं। और मैं इसी प्रश्न को लेके सुनील जी के पास आता हूँ कार्यक्रम के अंत में। सुनील जी, आपको क्या लगता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बात की और लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2024 में विपक्षी गठबंधन समूह के हो सकते हैं। एक तो दलित चेहरा है और एक लंबा बड़ा अनुभव है उन्हें संसदीय प्रणाली का, विधानसभा का, बड़ा एक लंबा उनके पास राजनीतिक अनुभव है। और जिस तरह से उन्होंने पिछले अपने 8-10 महीने के अंदर अपने को प्रेजेंट किया है, अपनी चाहे जो भाषण शैली है उनकी या मुद्दों पर मुखरता के साथ सत्ता की आलोचना करना, मतलब कहीं न कहीं जो सत्ता से असहमत लोग हैं, वर्ग है, उसको उन्होंने प्रभावित बड़े स्तर पर किया है। आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द-गिर्द भारतीय राजनीति, जो विपक्षी राजनीति है, वह समेट सकते हैं उसको अपने आस-पास वो केंद्रित कर सकते हैं और बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिए बन सकते हैं? बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया दल समूह के एसेट है। आज की तारीख में जो संसदीय अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास है, देश में किसी नेता के पास नहीं है। 11 चुनाव जीता है उन्होंने। एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, अति सामान्य परिवार से, एक ऐसा परिवार जिसकी मां को जला दिया गया था। उस संघर्षों से निकले हुए नेता है। आज तक भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप, भ्रष्टाचार, बेईमानी, शैतानी का आरोप नहीं लगा पाई। पाक साक्ष्य के नेता हैं और संगठन पे कितना नियंत्रण है उनका, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान की जो पूरी संगठनात्मक संघर्ष थे आपस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के, उसके समाधान के सबसे बड़े कारक वही हैं। उन्होंने इस पर रोक लगाई और आज संगठन को उन्होंने किस उसी तरीके से खड़ा कर दिया। और एक बड़ा चेहरा है देश में, जो दलित समुदाय है उसके आकर्षण के केंद्र है। उनको लोगों को लगता है कि हमारे बीच के व्यक्ति है। पब्लिक कनेक्ट उनका बहुत ही शानदार है। जो एक मैंने उनसे एक बार मिल लेता है या जो उनको देखता है, उसको उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। एक बड़ी एक इस इनके पैरेलल किसी पार्टी में कोई नेता नहीं है, तो ये एक ताकत है। और जो बात कही जा रही है, मेरी अपनी व्याख्या है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ जाते हैं तो बड़ा बहुत ही गेम चेंजर गतिविधि होगी इंडिया दल समूह की ओर से। दूसरी चीज की, इंडिया दल समूह ने जिस तरीके से अपने आप को संगठित रूप से प्रस्तुत किया, लगातार उभरती चली जा रही है, उसको अविश्वसनीय बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में नीतीश कुमार का जाना, उसकी कितनी आलोचना हुई, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय की उस जयंती में वो आज थोड़े गए। 2020 से बिहार की सरकार उसको मना रही है। जब सरकार ने एक बार घोषित कर दिया तो ये नहीं होता ना कि आप उसको विड्रा कर लेंगे, कि आप जब एनडीए की सरकार थी तो आपने घोषित कर दिया और जब आप एनडीए से बाहर हो गए तो आप उसको नहीं मनाएंगे। एक तकाजा होता है, एक सरकार का निर्णय है, उसमें आप जा रहे हैं। और अकेले नहीं गए, उसमें तेजस्वी यादव भी गए। तो इंडिया दल समूह ने अपने आप को संगठित रखा है और हर राज्य में अपने आप को एक मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रही है, मुद्दों के साथ जा रही है। और सबसे अच्छी बात है जो कहीं भी किसी नेता को प्रस्तुत करने इनका उद्देश्य नहीं है। जो इस मोदी सरकार की विफलताएं हैं, मोदी सरकार के जो गैर आम आदमी से जुड़े हुए के खिलाफ जो कार्यक्रम है, उनको लेकर के जो आरोप लगाते हैं, उनको लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के, मुद्दों को आगे करके इंडिया दल समूह भारतीय जनता पार्टी सरकार पे हमलावर है। ये सबसे बड़ी चीज है और ये लोगों को अपील भी कर रही है। अडानी की बात किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस नरेशन को खारिज करती है जो कहती है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, न खाने देंगे न खाने देंगे।
इस पूरी अवधारणा को खत्म करती है। ये बताती है कि जो ये कहती है सरकार कि हम प्रो पीपुल है, वो बताती है कि नहीं ये प्रो कारपोरेट है। वह अडानी का मुद्दा ये मुद्दा, इसलिए उसको लोग आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार उसको अभी तक खारिज नहीं कर पाई। वो ये बताने में विफल रही है कि अडानी के साथ हमको कोई लेना देना नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे बाद में जो एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्टर्स ने खबर निकाली वो रिपोर्ट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छपने वाली खबरें हो, किसी भी बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार खारिज नहीं कर पाई कि ये गलत है या सही है। तो एक नरेशन बनता चला जा रहा है। महंगाई को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल होगा कोई समाज का बड़ा वर्ग, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उससे प्रभावित ना हो, जिसके जीवन को प्रभावित न किया हो। और इसका ऐसा नहीं, इसमें बहस की बात नहीं है। अगर लोगों, भारतीय समाज की शैली है बचत की, अगर बचत का ग्राफ नीचे लगातार गिरता चला जा रहा है तो क्यों गिर रहा है? अगर मेरे पास पैसा बचेगा तो हम बचाएंगे नहीं, उसको फेंक देंगे। हमारे आपके जीवन, हम लोग इसी संस्कार के साथ पैदा हुए हैं। हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो 30 पैसा, 35 पैसा, 40 पैसा जो आप कर सकते हो उसको बचाओ। इसीलिए हमको बाजार की मंदी हमको प्रभावित नहीं करती। उस प्रवृत्ति में जो भारतीय संस्कारों में शामिल था, उस प्रवृत्ति में असर पड़ा है कि बचत की में लगातार गिरावट आ रही है। लोग कब बचा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक खर्चे हैं उसको मीट आउट करना मुश्किल हो गया। अब इन स्थितियों में आप स्वीकार करना पड़ेगा कि महंगाई की क्या दर है, क्या स्थितियां हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया दल समूह ने जो नैरेटिव बनाया है, जो मुद्दे बनाकर खड़े किए हैं, वो बड़ी चुनौती है। बीजेपी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और आप ये बना करके कि हम अयोध्या मंदिर बना दे रहे हैं और हम शंकराचार्य की 100 फीट की मूर्ति बना दे रहे हैं। 100 फीट की मूर्ति बना के क्या करेंगे? वो भी चीन से बनवा के ले आ रहे हैं। आप दुनिया से आप अपील करेंगे चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए और सरकार जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां से बनवा के ले आएंगे, साहब वहीं से मूर्ति लेके चले आया। वो भी तो आपके खिलाफ हो गया। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किए, चाहे भ्रष्टाचार खड़ा करे, चाहे वंशवाद के खिलाफ कर लगे, भाई भतीजावाद के खिलाफ के मुद्दे की बात करें, सब पे फेल है आप। जो भारतीय विपक्ष का जो आरोप है, उस किसी आरोप से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं अपने आप को। आप इंडिविजुअल के भरोसे, मोदी जी के भरोसे कैसे सरकार आप बना लेंगे या चुनौती प्रस्तुत कर देंगे? संगठन की एक आवश्यकता होती है। आपके पास एक संगठन चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह चाहिए, लोगों में आपके प्रति विश्वास चाहिए, जो विश्वास 2014 में था। लोग नए भारत का सपने के साथ आपके साथ लोग जुड़े। आज आप उन किसी मुद्दे की बात नहीं करते जो 2014 में आपने उठाई थी। जिन कार्यक्रमों को लेकर के आप आए उनकी आप चर्चा नहीं करते। और एक बात आपने कही थी, वो महिला आरक्षण बिल और जातीय जनगणना। जातीय जनगणना जातियों की गणना नहीं है केवल, ये सशक्तिकरण की बात है। अगर आपको समाज में पिछड़े हुए लोगों को, वंचित लोगों को, सामाजिक से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अगर आपको आगे लाना है तो आपको उनकी पहचान करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अगर आप उनकी पहचान करने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि आप जो ये बात करते हैं कि हम गरीबों के साथ है, वो धोखा है। पिछड़े जातियों की बात क्यों की जा रही है? अगर वो पिछड़े हैं तो अपनी गिनती करो, उनको आप कार्यक्रम बनाओ। और अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि आपकी बात गलत है ना। और पिछड़ों की जब आप बात करेंगे तो आपके कई नैरेटिव खारिज हो जाएंगे। जो आप ये नैरेटिव बनाते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं कि अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे, यह जनगणना उस नैरेटिव खारिज कर देगी कि किस तरह के सबकी जनसंख्या किस तरह से कम हुई है या नियंत्रित हुई है। आप ये नहीं बनाने देना चाहते। जब जातीय जनगणना होगी तो जो आप हिंदुत्व का नैरेटिव चलाते हैं वो खारिज हो जाएगा। लोगों में अपने जातीय स्वाभिमान और गर्व की बात होती है, वो लोगों को मजबूत होगी क्योंकि उसके साथ जिएंगे, उसके लाभ प्राप्त करेंगे वो। तो ये हिंदुत्व का नैरेटिव आप खारिज हो जाएगा, आप उसको लागू नहीं कर सकते। ये इसलिए जातीय जनगणना की बात की जा रही है कि अगर आप आरक्षण की बात करें, या तो कह दीजिए कि साहब किसी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, देश से आरक्षण खत्म। और अगर आरक्षण आपको देना है तो किसको देना है तो पहचान करनी पड़ेगी आपको। इसलिए जातीय जनगणना की बात महत्वपूर्ण होती जा रही है। और जो विपक्षी दल है इसको पूरी ताकत के साथ इसको उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसको स्वीकार करने में दिक्कत है, क्योंकि वो एक नैरेटिव बनाते, एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। वो लाभार्थी करते तो लाभार्थियों को आप 5 किलो अनाज दे देंगे तो लाभार्थी के पास खाना भोजन करना है,
उसको चिकित्सा नहीं चाहिए, उसको पर्यटन नहीं चाहिए, उसको यातायात नहीं चाहिए, उसको एजुकेशन नहीं चाहिए, उसको सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, उसके लिए क्या है? दवाओं की कीमतें 400 गुना बढ़ी हैं। आप गिनती कर लीजिए आप, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोग मरना स्वीकार कर ले रहे हैं, दवा नहीं करा पा रहे हैं। इससे खराब बात क्या होगी? इतनी महंगी महंगी दवाई हो गई है, जीवन रक्षक दवा। कैंसर से पीड़ित लोग जो है उनकी दवाओं की स्थिति देख लीजिए आप। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि दुश्मन को उस रोक न हो, और आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे कोई मान लेगा आपको? नए भारत का सपना दिखाकर कि जिस तरह से आप 2014 में आए, वह स्थिति आपके सामने आज 2023 में नहीं है। इसीलिए आप इधर विपक्षियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उस काम चलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लोग उसको विश्वास करेंगे। इसलिए अगर सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने में विफल है तो वह दोबारा जन समर्थन हासिल नहीं कर सकती। अगर वह उसकी पार्टी सांगठनिक रूप से कमजोर है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। स्थानीय नेतृत्व अगर आपके पास नहीं है तो राज्य विशेष लोगों को आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास लोगों को बताने के लिए मुद्दे नहीं है तो आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और इन तमाम समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी से गुजर रही है। और इसलिए इन तीनों चारों राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी बहुत मजबूत मुझे नहीं दिखती। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं न चुनौतियाँ जो जिस तरह से आपने पूरा विस्तार से व्यक्त किया सुनील जी ने और आनंद जी ने, कि किस तरह से बीजेपी के सामने लगातार चुनौती बढ़ रही है, देश में भी विदेशी मोर्चों पर भी। वह बीजेपी के लिए वास्तव में चिंता की बात है और राजनीतिक रूप से भी कहीं न कहीं 2024 का जो आगामी लोकसभा चुनाव में जो उनका गणित है, उसको भी बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है। और मुझे जो अतिथि हैं, जो पैनलिस्ट हैं, आनंद जी हैं, सुनील जी हैं और नेहा जी ने बड़े विस्तार से पूरे विषय को, हर विषय को छुआ है और बड़े विस्तार से उसका विश्लेषण किया है। और जिस तरह सारगर्भित और सार्थक विश्लेषण किया है, मैं उनका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। मैं पुनः अपने पैनलिस्ट का, अतिथियों का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।